What's up guys, I hope you are doing well. आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अगर कोई आप लोगों से चिढ़ता है ना, तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों के पास में कुछ ऐसा है जो उसके पास में नहीं है, वो आप लोगों को देखकर इसीलिए चिढ़ता है। तो अगर कोई चिढ़ता है तो उससे आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है, उससे आप लोगों को खुश होने की जरूरत है कि हाँ, आप लोग उस पर्टिकुलर पर्सन से बेटर हैं। पर लेकिन आप लोगों को किसी से नहीं चिढ़ना है। अगर आप लोग चिढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो देखिए, चिढ़ने वाले में एक तो होता है आदमी चिढ़ने वाला, एक होता है सामने वाले को अप्रिशिएट करने वाला। किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में मान लीजिए एक अच्छा शानदार घर है, ठीक है, और हमारे पास में कोई एक लो ग्रेड का घर है, ज्यादा मतलब उस अप टू द मार्क नहीं है जैसा उसका घर है सामने वाले का। एक तो ये तरीका उसको देखकर चिढ़ते रहो, यार क्या मजे ले रहा है जिंदगी, क्या कर रहा है, वो कर रहा है, यार पता नहीं हम कहां पड़े हुए हैं। दूसरा ये है कि उस इंसान की थोड़ी संगति में आओ, ठीक है, समझो कि वो इंसान उस लेवल पर कैसे पहुंचा और उससे सीखो और अपनी लाइफ में भी उन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर आप लोग भी उस तरीके की चीजें चाहते हो तो यानी कि सीखो, चिढ़ो नहीं। चिढ़ना सॉल्यूशन नहीं होता है, सीखना सॉल्यूशन होता है। तो हमेशा अपने माइंड को ऐसा रखो कि सामने वाला अगर कुछ ज्ञान दे रहा है, कहीं से कुछ सीखने को मिले, तो हमेशा सीखो। अगर चिढ़ोगे तो कभी किसी से आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। जहां आज हो आगे भी वहीं पर ही रहोगे। तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, आप लोगों को चीजें चेंज होती हुई नजर आएगी। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस हद तक लेकर जाते हो। और ये जो बातें मैं बोलता हूं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें होती हैं, जो इंप्लीमेंट की गई बातें हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर देखी होगी, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो उसको देखकर वहां पर पहुंच गया। हालांकि पाथ अपना खुद का होता है, पर लेकिन एक टारगेट आप लोगों को बनाना होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आज का जो आप लोगों का मैं बेस्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर रेगिस्तान डेजर्ट, ठीक है, तो जाकर निहारिएगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। सबसे पहले तो आप लोगों के सामने कोविड-19 के केसेस आज की डेट में टोटल मिलाकर 81 लाख केस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं। यानी कि 8.1 मिलियन केस अकेले कोविड-19 के आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। टोटल मिलाकर 4,38,000 लोगों की जान जा चुकी है और 41 लाख लोग यानी कि 4.1 मिलियन लोग ऐसे हैं खुशनसीब जो रिकवर होकर यहां पर आ चुके हैं। सबसे अगर यहां पर आप लोग बात करेंगे, टॉप पर यूएसए है, यहां पर ये है यहां पर 21 लाख केसेस के साथ में और 1,18,000 डेथ के साथ में। दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे पर इंडिया, तो तीसरे पर रसिया और चौथे पर है इंडिया। तो इंडिया जो है यहां पर ये 3,43,000 केस के साथ में तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। और आज की डेट में जो डेथ हो चुकी है, ये 9,915 लोगों की जान जा चुकी है। नंबर ऑफ केसेस जो कल आए यहां पर, ये है 10,000, यानी कि ऑन एन एवरेज मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 10,000 केस यहां पर डेली आ रहे हैं। पर लेकिन जो अच्छी बात आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है रिकवरीज। रिकवरी बोला गया, यहां पर केस आए हैं 10,041 और रिकवर हो चुके हैं 10,637, यानी कि रिकवरी ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू, अगर आप लोग देखेंगे यहां पर इसके कंपेयर में जितने केस आए हैं। अगर डेथ के मामले में बात करें तो ये आप लोगों के सामने केस है 9,915। सबसे पहले अगर बात करते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात, ये टॉप पोजीशन पर बरकरार हैं। तो अगर इन पर्टिकुलर एरिया में आप लोग रहते हैं तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, क्योंकि ये काफी लार्ज स्केल पर केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी आर्टिकल भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा और ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आएगी इसको लेकर। आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं और कुछ रिवीजन भी आप लोगों का होगा। देखिए, रेगुलर लेक्चर सुनने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो यहाँ पर रेगुलर आप लोगों की रिवाइज होती रहती है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पहले लिखे जा चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को नए जानने को मिलते हैं। तो लेक्चर में रेगुलरिटी बनाए रखने का सबसे अच्छा आप लोगों को फायदा यही होगा कि बहुत सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज होती रहेंगी, आप लोगों को कम एफर्ट डालने पर भी एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो इसलिए भले ही आज के दिन आज का लेक्चर मत देखिए, अगले दिन देख लीजिए जब भी टाइम मिले, पर लेकिन उसको देखिए जरूर। ये आप लोगों को एक तरीके से ठान लेना है अगर अच्छा आप लोग अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात यहां पर ये है कि ये नहीं है मैंने बोला आज का लेक्चर कल देख लेना, कोशिश करो कि आज की चीजों को आज ही फिनिश करो। लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया है, आप लोगों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस इस तरीके से साइकिल में चलता है। अगर चीजें प्रोडक्टिव होती जाएंगी, कॉन्फिडेंस आएगा और प्रोडक्टिव होंगी और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे, अगर नेगेटिव इसका उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाऊं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और फिर से टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि वो साइकिल में नेगेटिव चलते रहते हैं और उसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव साइकिल भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, पीडीएफ सारी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उनको रिवीजन के लिए अपने पास आप लोग रख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के सामने यहां पर बात करूं तो ये आर्टिकल है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। अभी कुछ खटपट देखने को मिली दोनों के रिलेशन में, जानेंगे पड़ोसी देश क्या हरकतें कर रहा है। ये सेकंड वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं, यहां पर अभी
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बताया गया है कुछ कोविड-19 से रिलेटेड फैक्ट्स जो कि हमारी कंट्री में एक तरीके से गलत एक रवैया देखने को चीजों का मिल रहा है, जिस तरीके टेस्ट किए जा रहे हैं और जैसा आउटपुट आ रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कुछ बातें जानेंगे, आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ, कई बार चीजें जो दिखती हैं वो होती नहीं और जो होती हैं वो दिखती नहीं। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, समझ पाएंगे अपने आप को कैसे सेव करना है। बहुत शानदार, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। ये वेस्ट एशिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया के बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर आज के डेट में वहां पर काम करते हैं और हमारी कंट्री में रेमिटेंस भेजते हैं, तो किस तरीके से हम लोग सिचुएशन को यहां पर अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पर इसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हालांकि उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा एक हिदायत देने की कोशिश की गई है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को यहीं पर स्टार्टिंग में ही बताकर चलूंगा। ठीक है, ये वाला आर्टिकल फिर से इंडिया और चाइना के बारे में तो बहुत सारे आर्टिकल यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। राइटर बेसिकली यहां पर ये कह रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट, जो हम लोगों ने, आप लोगों को पता होगा नैम का मूवमेंट निकल के आया था यहां पर। एक साइड में यूएसए था, एक साइड में यूएसएसआर था। तो उस टाइम पर हम लोगों ने बात की नॉन अलाइंग मूवमेंट के, मैंने इनके क्या मतलब था इसका, ना तो यूएसए के साथ मिलना है, ना ही यूएसएसआर के साथ मिलना है, अपना खुद का पाथ हम लोगों को लेकर चलना है। तो ये हम लोगों ने वहां पर उस टाइम पर डिसाइड किया। पर लेकिन अब एक न्यू कोल्ड वॉर के बारे में बात किया जा रहा है। तो नई कोल्ड वॉर जो चल रही है उसमें यूएसए चाइना को टैकल करना चाह रहा है। पुराने वाली कोल्ड वॉर में यूएसए रशिया को टैकल कर रहा था। तो अब जो नई कोल्ड वॉर यहां पर आ रही है, इस नई कोल्ड वॉर में यहां पर रिमेनिंग नॉन अलाइंड, यानी कि एक गुड एडवाइस ये होगी कि अभी हम लोग नॉन अलाइंग रहे। रीजन क्या है, वो अगर हम लोग चाइना के अपोजिट में जाते हैं तो चाइना हमारा पड़ोसी देश है और चाइना एक तरीके से हमारे साथ में बॉर्डर भी टच करता है और सारे जो आसपास की कंट्री आप लोगों को पता है कि वो सारी किसी न किसी तरीके से चाइना के साथ में इन्फ्लुएंस में है। तो चाइना को अलग थलग गिरना और चाइना के साथ में लड़ाई करना, वो भी यूएसए जैसी कंट्री के एक तरीके से साथ में जाकर, तो ये हमारी कंट्री के लिए कोई एक अच्छी एडवाइस यहां पर नहीं होगी। जब यहां पर आप लोगों ने देखा, जब यहां पर यूएसएसआर के बीच में और यूएसए के बीच में जब यहां पर ये हरकतें चल रही थी, उस टाइम पर एक अलग फंडा था। वहां पर आप लोग देखते हैं एक अलग माहौल था। उस टाइम पर कोई ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड भी नहीं था और यहां पर इनकी कोई बाउंड्री भी टच नहीं करती थी। तो यहां पर एक अलग माहौल था। और आज के डेट में अगर आप लोग देखेंगे, इंडिया और चाइना को देखिए, एक दूसरे के साथ में काफी हद तक चीजें आप लोगों को टच होती ही नजर आएंगी। तो हमको इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो वही बातें बताई गई हैं जो मैं आप लोगों से कई सारे उसमें आर्टिकल्स में डिस्कस भी कर चुका हूं। तो इसका थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। यहां पर हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी रिलेशन है उसको नॉर्मल लेवल पर लेकर आए, ताकि आज की डेट में हम दोनों मिलकर फिर से आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये बोला जाता है कि एशिया की जो सेंचुरी है, वो एशियन जो सेंचुरी है वो एशिया की सेंचुरी है, वो जो 21st सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी है। और एशिया की सेंचुरी वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इंडिया और चाइना दोनों मिलकर काम करें। अगर इंडिया और चाइना दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और पता है, आज में वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो पॉपुलस कंट्री है वो इंडिया और चाइना है। तो किसी को मार्केट की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप में सबसे बड़ी मार्केट है। तो अपने यहां पर अगर खुद के ऊपर डिपेंडेंसी भी अगर रखेंगे तो भी अप टू द मार्क चीजें हो जाएंगी। तो लड़ना सोल्यूशन नहीं होता है कभी भी, सोल्यूशन ओरिएंटेड चीजें रखना ही यहां पर एक तरीके से चीजों को फोकस देकर चलने वाली बात ही यहां पर प्रोडक्टिव स्टेप उठाएगी। ठीक है, तो यही बातें यहां पर डिस्कस इसके अंदर की गई है। इसी के साथ में जो यहां पर नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट आर्टिकल के बारे, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, यहां पर ये जो आर्टिकल है माइग्रेंट वर्कर को प्रोटेक्शन सिक्योरिटी एक तरीके से देने की बात की है। सोशल सिक्योरिटी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो देखिए, आप लोगों को पता है आज के डेट में अगर कोई एक तरीके से रेडी लगाने वाला पर्सन है, ठीक है, उसको कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होगा, उसके बच्चों की कोई कंपनी फीस देने वाली नहीं है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती है। जैसे जो आप लोग अगर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में आप जॉब करते हो तो आप लोगों को प्रॉपर छुट्टियां रहती है जो आप लोग ले सकते हो। पर लेकिन अगर ये जो रेडी लगाने वाला है, झुग्गी झोपड़ी वाला पर्सन है, अगर वो छुट्टी लेगा तो इसका मतलब ये समझिए उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो उनको भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जरूरत है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जब वो अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन में नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइम पर कम से कम उनको ये सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं जो यहां पर बातें की जा रही है। ये है यहां पर आज का कार्टून जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। यहां पर कार्टून आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स दिखाई गई है और यहां पर जो डेटा पॉइंट है ये वही है जो मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया है। ठीक है, तो यहां पर ये है इसके बारे में। सबसे पहले यहां पर जो आर्टिकल है मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ये बात कर रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनके द्वारा ये बोला गया है कि वो अपनी कंट्री, वो अपने राज्य के अंदर में जो भी सिटीजन रहते हैं, जो भी बाहर से आ रखे हैं, उनको अपने ही राज्य के अंदर जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो ये इनका टारगेट है। तो जो ये बात इनके द्वारा बोली गई है, इस बात को यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए राइटर ये बोल रहे हैं कि दो इंसानों को फॉलो करना पड़ेगा योगी जी को। एक तो बोला गया ली को, जो कि सिंगापुर के फादर बोले जाते हैं, जिनके द्वारा सिंगापुर को स्टेब्लिश किया गया और आज की डेट में डेवलप कंट्री बनाया गया सिंगापुर को। दूसरी पर्सनैलिटी जो है वो बोला गया महात्मा गांधी जी को। तो दो पर्सनैलिटी को अगर योगी जी फॉलो करेंगे तो ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर निकल पाएगा। तो ये राइटर का सजेशन है। अब दोनों पर्सनैलिटी को फॉलो करने का क्या मतलब है, आखिर दोनों पर्सनैलिटी में क्या है ऐसी चीजें, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंगापुर एशिया में एक ऐसी कंट्री है जिसके द्वारा डिसाइड किया गया था अगर सबसे पहले एशिया में कोई डेवलप कंट्री बनेगी तो वो सिंगापुर बनेगी। और ये डिसाइड किया गया था जो इनके फादर थे ली क्वांग। ठीक है, ली क्वांग, ये जो आप लोग यहां पर पिक्चर
पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये पर्सनैलिटी के द्वारा क्या बोला गया, देखिए सिंगापुर में अगर आप लोग देखेंगे तो सिंगापुर, पहले आप लोग एक बार लोकेशन देखिए तभी आप लोग जान पाएंगे। सिंगापुर आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन यहाँ पर ये थी, ना तो कोई एग्रीकल्चर के लायक लैंड थी, ना ही कोई ऐसी ढंग से यहाँ पर कोई ऐसी अवेलेबिलिटी थी चीजें जिससे ये सिचुएशन को सुधार सके। तो देखिए अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड अगर आप लोग रखेंगे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। तो इन्होंने क्या किया, इनका फोकस रहा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है अपनी कंट्री में, यानी कि पर पर्सन के हिस्से में जो पैसा आता है वो बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ेगा, तो अपनी कंट्री में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कंपनी आएगी उनको वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो स्किल्ड वर्कर फोर्स होनी चाहिए, तो उसके ऊपर फोकस दिया गया। तो इसके चलते जो भी गवर्नमेंट यहां पर आज की डेट में किसी कंट्री में अगर कोई कंपनी जाती है तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन्होंने उसको ऐसे वेलकम किया उन कंपनीज को जैसे कि एक तरीके से वो उनके एक तरीके से जीवन दाता हो, यानी कि उनको जॉब प्रोवाइड कराने वाले, तो उस तरीके से उनको वेलकम किया, यानी कि उनको ऐसा फील ही नहीं होने दिया किसी और कंट्री के अंदर है वो कंपनी, तो सारी फैसिलिटी वहां पर उनको प्रोवाइड कराई। तो इससे देखने को क्या मिला, जल्दी ही यहां पर काफी ज्यादा स्किल फोर्स भी तैयार होने लगी। हालांकि कई सारी कंपनी ऐसी थी कि उन्होंने क्या किया, स्किल्ड वर्कर को मतलब एक तरीके से स्किल प्रोवाइड कराने वाले ट्रेनिंग देने से मना कर दिया कि हम क्यों फालतू में यहां पर इनको स्किल प्रोवाइड कराएं। तो ये कुछ ऐसी बातें इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दी। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप से यहां पर हमारी कंट्री के जो JRD टाटा साहब थे उनके साथ में कॉन्टैक्ट किया और स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश करवाए अपनी कंट्री में, ताकि लोगों को स्किल्ड किया जा सके। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट के साथ में मिलकर स्किल्ड ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए जिसके बेस पर यहां पर चीजों को आगे बढ़ाया जा सका। तो सिचुएशन क्या यहां पर निकल गया, सिचुएशन यह है कि पहले इन्होंने अपनी कंट्री में जो वर्कर थे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल डेवलप किया। ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप करते हैं, एक अच्छी हेल्थ अगर आप लोग प्रोवाइड करा दो और एक अच्छी एजुकेशन अगर प्रोवाइड करा दो तो इसका मतलब है कि पर्सन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन गया। कैपिटल मतलब धन बन गया एक तरीके से। आखिर क्यों बोला गया धन बन गया, क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी एजुकेशन होगी तो जो इंसान है वो जॉब तो कर ही रहेगा, इंप्लॉयमेंट तो उसको मिल ही जाएगा। तो जैसे ही इंप्लीमेंट मिलेगा वो कंट्री की इकोनॉमी में फायदा पहुंचाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। तो बेसिक चीज क्या होगी, बेसिक चीज होगी कि अपनी कंट्री में स्किल्ड फोर्स होनी चाहिए और ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए। तो पहला तो योगी जी को फॉलो करना पड़ेगा, ये है यहां पर ली क्वान ये को, ठीक है। तो पहली पर्सनैलिटी तो इनको इसको फॉलो करना चाहिए अगर ये चाहते हैं अपने राज्य के अंदर सब लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। हालांकि एक और पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट बोला गया कि दोनों की पॉपुलेशन को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। आज की डेट में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग कंपेयर करोगे तो यूपी की पॉपुलेशन जो है बहुत सारी कंट्री से ऊपर आती है, यानी कि बहुत सारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। तो इसलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को और ज्यादा सिस्टमेटिक वे में यहां पर काम करना पड़ेगा। तो पहला तो ये हो गया इनके वाला ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या है वो समझ लीजिए। दूसरा मुद्दा बोला गया कि गांधी जी को फॉलो करो। ये तो हो गया, देखिए डेवलप करो सिटी अपनी, वो सारी चीजें, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ सिटीज को, तो ये तो हो गया सिटी बेस्ड अप्रोच। दूसरा बोला गया गांधी जी की अप्रोच क्या थी, गांधी जी की अप्रोच थी विलेज बेस्ड अप्रोच, यानी कि हमारी जो भारत है, हमारी जो कंट्री है उसकी जान जो है वो गांव में बसती है, ऐसा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। यानी कि मैक्सिमम जो जनता थी उस टाइम पर गांव में रहती थी। हालांकि अब तो पैटर्न जो है वो थोड़े चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, पर लेकिन आज की डेट में भी हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि गांव के एरिया में आप लोग को जो अर्बन एमिनिटीज है, यानी कि शहरों में जो फैसिलिटी मिलती है वो गांव में आप लोगों को प्रोवाइड करानी है। इससे क्या होगा, जो गांव से लोग हैं वो शहरों में प्लान नहीं करेंगे और गांव में ही सारी चीजें मिल जाएंगी, तो अपने ही एरिया में लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो इसी के चलते गांव को डेवलप करो, जो गांव के लोग हैं उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करो, तो वो सारी चीजें आप लोग यहां पर एक अच्छे लेवल पर देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए यहां पर दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलो अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि जो सारी उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको आप लोग ढंग से जॉब वगैरह प्रोवाइड करा सको, ठीक है। तो ये बात है जो यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। दो पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया। सिंगापुर आज के में आप लोग जान सकते हैं कि काफी डेवलप कंट्री है, एक शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, तो इसलिए कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। यहां पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताता हूं जो आज के ही यहां पर जो फ्रंट पेज था उस पर दे रखी है। ये क्या इंफॉर्मेशन है, इंडिया और पाकिस्तान हमेशा बहुत बुरी तरह एक दूसरे के साथ में लड़ते हैं। हालांकि जो हरकतें होती हैं वो पाकिस्तान के द्वारा स्टार्ट की जाती है, हम उसको रिटेलिएट करते हैं, यानी कि रिप्लाई करते हैं। तो दो इंडियन जो हाई कमिश्नर स्टाफ हैं उनको अभी यहां से एबडक्ट किया गया, रिलीज किया गया पाकिस्तान। एक तरीके से हुआ क्या, हमारी कंट्री के दो स्टाफ के जो पर्सन थे उनको यहां पर एक तरीके से मिसिंग चल रहे थे मंडे से, उनको उठा लिया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। फिर इंडिया के द्वारा यहां पर बेसिकली प्रेशर बनाया गया, तो लोकल पुलिस के द्वारा दोनों को रिलीज कर दिया गया। पर लेकिन यहां पर जो हरकतें की गई ये
सही नहीं है, क्योंकि एक तरीके से जब मेडिकल टीम के द्वारा उनको चेक किया गया तो उनको फिजिकली असोल्ट किया गया था, एक तरीके से जो उनको एक तरीके से इंजरी भी उनकी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान अथॉरिटी से जब पूछा गया भैया ये हरकतें आप लोगों के द्वारा क्यों की गई है, तो उन्होंने बोला हिट एंड रन का केस था और फेक करेंसी सर्कुलेट कर रहे थे हमारी कंट्री में। यानी कि फेक करेंसी सर्कुलेट करने वाली सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड में हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान है, और वो बोल रहे हैं कि फेक करेंसी सर्कुलेट हमारी कंट्री के लोग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से बदला लेने वाली नीति थी, क्योंकि हमारी कंट्री में से दो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को अभी निकाल दिया गया था पाकिस्तान की, तो उसके चलते इनके द्वारा ये स्टेप यहां पर उठाए गए। तो इस तरीके से यह इसके बारे में। बाकी जो अगर बात करें तमिलनाडु के अंदर, तो चेन्नई में जो है वो लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, 12 दिन के लिए यहां पर लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। तो देखिए जैसे केस बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में राज्य अपने हिसाब से स्टेप उठाएं और फिर से यहां पर लॉकडाउन जैसी कंडीशन को एक तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए नजर आए। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब इंडिया और पाकिस्तान के बारे में जो आर्टिकल है उसके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली। तो आइए अब यहां पर ये आर्टिकल देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में, आखिर और क्या प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को अगर आप लोग देखोगे तो सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है वर्ल्ड में। यहां पर जो खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहां पर ये ऐसा एरिया है जहां पर ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये इसको हम लोग पीओके बोलते हैं, यानी कि पाक ऑक्युपाइड एरिया, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर किया गया है। रियलिटी में ये एरिया हमारा है पर लेकिन पाकिस्तान के कंट्रोल में है आज की डेट में। तो यहां से इस पर्टिकुलर एरिया से पाकिस्तान हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो यहां पर उल्टी सीधी हरकतें इन पर्टिकुलर एरिया में भी करता हुआ नजर आता है और हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को हर्ट करने की कोशिश करता है। आप लोग ये समझिए, अब यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में कहीं ना कहीं लोग रहते हैं बहुत सारे। अगर पाकिस्तान यहां पर एक तरीके से बम्बार्डमेंट कर रहा है तो सिविलियन एरिया में कई सारे लोगों की जान चली जाती है कई बार। तो फिर उनके मन में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हादसे को देखकर उनका जो मन है एक तरीके से सैड होता है और एक तरीके से सदमे में आ जाते हैं कई सारे लोग। तो घर छोड़कर वो कई बार इधर उधर कैंप में भी जाकर रहने लगते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग को देखने को मिलती है। तो अभी क्या देखने को मिला, अभी यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान के साथ में कनेक्टेड है काफी बड़ा एक आतंक यहां पर देखने को मिला। कई सारी सीज फायर वॉल्यूशन यहां पर किए गए और एवरीडे ये देखने को मिलता है। यानी कि नॉर्मली कई बार बात भी करते रहते हैं पर लेकिन यहां पर ये जो इस तरीके की हरकतें हैं ये चलती रहती है। यहां पर अनफॉर्चुनेट कंडीशन देखने को मिली, अभी एक पर्सन की डेथ हो गई यहां पर और 2 सोल्जर भी यहां पर इंजर्ड हो गए। ये बात की जा रही है यहां पर अभी बेसिकली कहां पर ये जो बात की जा रही है उधमपुर के बारे में बात की जा रही है। तो जो पुंछ सेक्टर है यहां पर ये ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली और यहां पर जो ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, पहले भी यहां पर इस तरह की हरकतें देखने को मिल रहती हैं। जो 3rd सोल्जर है यहां पर अभी जो रिसेंटली सेलिंग में यहां पर मारा गया पाकिस्तान की साइड से। अब यहां पर अगर बात करें जो हाजी पीर इन उरी है वहां पर भी एक पर्टिकुलर सिविलियन पर्सन की डेथ हो गई। ठीक है, अख्तर बेगम जो सिविलियन थे, यानी कि उनका कोई आर्मी मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे सिविलियन पर्सन की भी यहां पर डेथ हो रही है। अब आप लोग ये समझिए काफी वरी का रीजन है, अगर वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और वो रेजिडेंशियल एरिया में आकर गिर रही है, यानी कि जहां पर हमारी जनता रहती है उनके घरों पर मान लीजिए आप लोग सो रहे हैं रात को, ठीक है, ऊपर से बम्बार्डमेंट हो रही है, तो समझिए क्या होगा वहां पर। तो सारा घर जो है एक तरीके से सदमे में आ जाएगा। तो विलेज जो है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे यहां पर चुरांदा और इसी के साथ में सियालकोट, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर लोगों के मन में जो सदमा बैठ गया है बेसिकली, तो इसलिए वहां से छोड़कर ये टेम्परेरी शेल्टर में जाकर रहने लगे हैं। यानी कि अपना घर छोड़कर सारी दुनियादारी छोड़कर टेम्परेरी शेल्टर उनको ज्यादा सोल्यूशन यहां पर लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ये टेम्परेरी शेल्टर कैसे होते हैं, बेसिकली वो ऐसे होते हैं कि यहाँ पर एक सारी फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। अगर बात करें यहाँ पर जो लाइफ है उसमें तो डिसरप्शन हो ही जाता है। आप लोग ये सोचिए अपने घर में रह रहे हैं, प्रॉपर वे में खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी काम आप लोग करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। आप लोग वहां से हटाकर एक शेल्टर में, यानी कि एक तरीके से कोई पर्टिकुलर टेंट लगा दिया, उसमें जाकर आप लोगों को लिटा दिया, क्या होगा वहां पर? आपकी रिक्वायरमेंट की कोई भी चीजें नहीं होगी, बस एक तरीके से लाइफ को आप लोग जी रहे होंगे जैसे तैसे कर। उस तरीके की लाइफ मैक्सिमम लोगों को यहां पर जीनी पड़ जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली जब से आर्टिकल 370 को डायल्यूट किया गया अगस्त के महीने में, और फिर कोविड-19 ने रही सही कसर पूरी कर दी। यानी कि कोविड-19 ने बात कर दी कंगाली में आटा गीला वाली बात। तो इस तरीके से जो सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है, ये सिचुएशन जो नॉर्मल लाइफ है, जो नॉर्मल लोग यहां पर रह रहे हैं, उनकी लाइफ को इतना डिसरप्ट कर देती है कि उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि अब करें तो करें क्या। तो इसलिए यहां पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कैसे सोल्यूशन इसका निकालना है। तो यहां पर देखिए इस तरीके की जो चीजें होती हैं उनको एक तो अलाउ नहीं करना चाहिए। सीज फायर जो पाकिस्तान के साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल में जो एरिया वाले एरिया में है, आज तक उसको प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, बॉम्बर शेल्टर बनाने चाहिए, ताकि अगर कोई अननॉर्मल कंडीशन बनती है। बॉम्बर शेल्टर कैसे होते हैं, कुछ ऐसा माहौल आप लोग बोल सकते हैं जैसा पिक्चर में, ये एक तरीके से शेल्टर बना दिए जाते हैं जहां पर अगर ऊपर से बम्बार्डमेंट भी होती रहे तो कम से कम लोगों की जान नहीं जाएंगी। बेसिक कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये बैठकर बंदा किताब पढ़ रहा है, ठीक है, ये सामने वाला कुछ दूसरा अपने मोबाइल में लगा हुआ है, तो यानी कि इनको ये है कि हाँ फिर भी
हम जिंदा रह पाएंगे। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ तो कम से कम लीड कर पाएंगे, पता नहीं चला बम गिर रहे हैं ऊपर से, तो वो सिचुएशन कम से कम नहीं हो पाएगी। तो ये कम से कम हमारी कंट्री में जो इन पर्टिकुलर एरिया में कुछ शेल्टर ऐसे बनाने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे सुना होगा ना आप लोगों ने, डोनाल्ड ट्रंप जो है शेल्टर में छुप गए थे जनता से डरकर, तो वही कंडीशन आप लोग यहां पर भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया एक एंगल। अब दूसरा एंगल मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री के 2 पर्सनल थे इंडियन मिशन के, उनको यहां पर पाकिस्तान के द्वारा उठा लिया गया और फिर जब यहां पर प्रेशर डाला गया तो तब उनको रिलीज किया गया और उनकी इंजरी भी थी, कई सारी बातें थी यहां पर। तो ये जो कंडीशन यहां पर देखने को मिली ये थी टिट फॉर टैट वाली कंडीशन। मतलब क्या इसका टिट फॉर टैट? टिट फॉर टैट का मतलब यहां पर यह है कि ये जो सिचुएशन थी उसमें यह बोला गया कि जिस तरीके से हमारी कंट्री के द्वारा जो पाकिस्तान के जो लोग थे उनको उठाया गया था, जैसे यहां पर उठाने गया बेसिकली उनको अपनी कंट्री से निकाल दिया गया, जो हाई कमिश्नर के अंदर थे। एक का नाम था यहां पर अब्दुल हुसैन अमीद और दूसरा था यहां पर मोहम्मद ताहिर खान, ठीक है। तो इनको यहां से हमारी कंट्री से निकाला गया। तो ये टिट फॉर टैट हो गया, यानी कि जैसा हम लोगों ने उनके साथ किया ऐसे ही उन्होंने हमारे साथ किया। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। न्यू दिल्ली के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर अभी देखने को मिलेगी कंडीशन जो है वो एक तरीके से सीरियस इंगेजमेंट की जरूरत है यहां पर, ताकि सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसा पाकिस्तान करे वैसे हम करें, तो वो सही तरीका नहीं है। यानी कि सामने वाला गलत करे तो हम भी गलत करें, तो हम में और उसमें डिफरेंस क्या रह गया, तो वो नहीं करना है। हम लोगों को कम से कम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। तो वही बातें हैं यहां पर, कम से कम एक इंसान को तो सही होना चाहिए अगर सिचुएशन को सही करना है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो अभी यहां पर देखिए फेस टू फेस एक तरीके से डिस्कशन की अपॉर्चुनिटी तो यहां पर कम हो चुकी है। तो कोशिश ये करें कि जितना भी ज्यादा जरूरी हो सके एक तरीके से एक दूसरे कंट्री में कम से कम अपना स्टाफ रखें, ठीक है। और ताकि कोशिश करें कि ट्रस्ट बनाने की कोशिश करें, हालांकि जो आज तक नहीं बन पाया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और एक स्टेबल टाई रखने की कोशिश करें, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता है, वो आपके ही साथ में रहने वाला है। तो उसके साथ में रिलेशन अच्छे करना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। रिलेशन जितने ज्यादा बर्बाद होंगे उतनी ही कहानी खराब होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये था आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, कई सारे डायमेंशन में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आप लोग समझिए, जब आप लोग यहाँ पर बोलता है एशिया के बारे में कि नॉर्थ एशिया कहाँ पर है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया वाला बेसिकली रीजन हो गया, ठीक है। जो आप लोगों से ईस्ट एशिया के बारे में बात करें तो आप लोगों को ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। साउथ ईस्ट एशिया में जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये वियतनाम, सिंगापुर, ये थाईलैंड, मलेशिया, ये वाली कंट्री, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया। साउथ एशिया में आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये आ गया वेस्ट एशिया, ठीक है, जो सऊदी अरेबिया वगैरह, और सेंट्रल एशिया हो गया यहाँ पर ये, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है तुर्कमेनिस्तान और ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप जो बेसिकली तान वाली नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी जो आप लोगों ने जिनके बारे में जो तान तान लगाते हैं आगे, ठीक है, मैक्सिमम वो कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो आप लोग एशिया के बारे में आइडिया रखेगा। कई बार माइंड में कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है कि किस एरिया को क्या बुलाया जाता है। हालांकि एक आधी कंट्री इधर उधर हो सकती है यहाँ पर लेकिन आप लोगों को एक मोटा सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ किस पर्टिकुलर एरिया को किस नाम से पुकारा जा रहा है। आज की डेट में यहाँ पर यह बोला गया कि जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया मतलब ये सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। आप लोग इसको एक मिनट यहाँ पर देखिए तब आप लोग समझ पाएंगे। वेस्ट एशिया का मतलब है यहाँ पर ये वाला एरिया है, ठीक है। जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया, ओमन हो गया, तो ये वाले कंट्रीज के बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ये है कि जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या फिर दूसरी कंट्री होगी इसके आसपास में, तो कैसे अच्छे रिलेशन हम लोग उनके साथ में रख सकते हैं, कैसे सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो चीजें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। तो अब हम लोग को चीजों को थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे इंप्रूव करना है, तो उसी को स्टार्टिंग से देखते हैं आर्टिकल को, फिर आगे आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड जो आज के डेट में एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। देखिए हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, उसमें यह बोला गया था कि जैसे कोविड-19 से लड़ने के लिए हम लोग सारे लगभग तैयार हुए, एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं, ऐसे ही हम लोग क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और दूसरी चीजों से भी हम लोग लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ में हम लोग को आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसने इंसानों की लाइफ पर, इकोनॉमी पर और इसी के साथ में पॉलिटिकल और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उन सबको यहाँ पर ड्रास्टिकली इंपैक्ट किया है। यानी कि पोस्ट कोविड-19 जो चीजें वो काफी हद तक चेंज होती नजर आएंगी। अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री की अगर फॉरेन पॉलिसी वेस्ट एशिया गल्फ रीजन के बारे में बात करते हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया वाला रीजन, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और इसी के साथ में डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा, ये सारी चीजें, माइग्रेशन और सिक्योरिटी, ये सारे पॉइंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी कि बेसिक क्या है, बेसिक अभी आप लोगों को कई सारी बातें यहां पर नजर आएगी। आज की डेट में पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर जिनके बारे में अभी मैंने आप लोगों से बात की, काफी इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो बात करते हैं यहां पर पेंडेमिक के बारे में। जो आज की डेट में बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के सऊदी अरेबिया के अंदर काम कर रहे थे वो वापस आने लगे हैं, ठीक है। इराक के अंदर काम कर रहे थे वो वापस आने लगे हैं। ऑयल रिच कंट्री में जो लोग थे वो वापस आ रहे हैं। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था 1930s का, उससे भी खतरनाक इंपैक्ट यहां पर डालता हुआ नजर आ रहा है ये कोविड-19। तो थोड़ी सी कुछ डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आएगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनका नाम है एस जयशंकर साहब। इनके द्वारा अभी क्या किया गया,
बोला गया कि 1 लाख के करीब जो इंडियन सिटीजन है वो 17 मई से लेके 13 जून तक का हम लोगों ने 60 कंट्री से वापस लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि खासकर वेस्ट एशियन रीजन है। यहां पर 10 से लेके 16 जून तक लगभग 20 फ्लाइट जो थी वो शेड्यूल थी यहां पर सऊदी अरेबिया के अकेले के साथ में। इसी के साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में बात करें तो 3.4 मिलियन जो इंडियन वर्कर है वहां पर 3.4 मिलियन। अब ये समझिए इनको लाकर हम लोग किस तरीके से चीजों को फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएंगे, तो बहुत बड़ा नंबर यहां पर हो जाता है। तो इसलिए कंट्री की नॉर्मल कंडीशन रहना जरूरी है किसी भी कंट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 3.4 मिलियन के बारे में अगर लाख में कन्वर्ट करेंगे तो 34 लाख लोग हैं और हम लोग 1 लाख लोग को भी ला पाए हैं ओनली। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर कि ओवरऑल जो एस्टिमेशन है यहाँ पर 9 मिलियन जो इंडियन वर्कर हैं वो वेस्ट एशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि 90 लाख लोग वेस्ट एशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि 56% जो इंडियन एनुअल इन्फ्यूजन है, यानी कि 80 बिलियन का जो रिमिटेंस आता है, तो 56% यहां पर इसी पर्टिकुलर रीजन से आप लोगों को देखने को मिलता है। रिमिटेंस क्या होता है आप लोग ये समझ लीजिए। रिमिटेंस का मतलब होता है, मान लीजिए आप लोग यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं और यूएसए से आपकी फैमिली रह रही है यहां पर इंडिया के अंदर में, आप लोग अपनी फैमिली को पैसा भेज रहे हैं, तो ये हो गया रेमिटेंस, ठीक है। तो ये रेमिटेंस काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसीव करती है। तो याद रखिएगा रेमिटेंस हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा मिलता है हमारी कंट्री को, दूसरे नंबर पर चाइना को, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करते हैं तो यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यहां पर, ये 19 बिलियन रेमिटेंस हमारी कंट्री को देता है, ठीक है। जो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारी कंट्री का, सबसे पहले कौन है, यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अगर आप लोग यूज करना चाहें तो आंसर राइटिंग वगैरह के लिए यहां पर ऐसे टर्म भी यूज कर सकते हैं। ऑयल रिच जो ऑयल प्राइस था यहां पर वो रिसेंटली अभी क्रैश हो गया। आप लोगों को पता है रसिया और सऊदी अरेबिया आमने सामने आ गए। देखिए इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं। ओपेक कंट्री है आज के डेट में, ओपेक कंट्री जिनको ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये वो कंट्री है जो कि डिसाइड करते हैं कि ऑयल का प्राइस मार्केट में क्या रहने वाला है, यानी कि ऑयल का प्राइस बढ़ना है या फिर घटना है। आखिर वो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यानी कि मार्केट में जो ऑयल है वो अवेलेबल ज्यादा है तो कोई भी खरीद सकता है, तो सीधी सीधी बात है प्राइस कम हो जाएगा। पर लेकिन अगर प्रोडक्शन यहां पर घट गया, ठीक है, तो आप लोगों को पता है अवेलेबल नहीं रहेगा तो प्राइस यहां पर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ाना होता है तो प्रोडक्शन घटा देते हैं और जब प्राइस घटाना होता है तो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अभी यहां पर जो यहां पर सऊदी अरेबिया है उसके द्वारा बोला गया कि प्राइस को थोड़ा सा यार बढ़ाना है, इसलिए प्रोडक्शन को घटा देते हैं। पर लेकिन रसिया ने प्रोडक्शन घटाने से मना कर दिया। रसिया ओपेक कंट्री का मेंबर नहीं है, पर फिर भी ओपेक प्लस मेंबर जिनको बोलते हैं उनमें रसिया काम करता था। रसिया ने जैसे ही बोला कि वो प्रोडक्शन नहीं घटाएगा तो सऊदी अरेबिया गुस्सा हो गया, उसने प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि और दमादम से यहां पर इन्होंने जो ऑयल है वो निकालना स्टार्ट कर दिया। तो कंडीशन क्या बनी, ऑयल का प्राइस जो था वो और ज्यादा डाउन आ गया यहां पर। आखिर रसिया ने ऐसा क्यों किया, रसिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो यहां पर ऑयल का प्राइस कट कर देता, एक तरीके से ऑयल का जो एक तरीके से प्रोडक्शन जो कट कर देता तो ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है। तो ऑयल खरीदने के कंपेयर में लोग क्या करते हैं, यूएसए की सेल गैस खरीदना स्टार्ट कर देते, यानी कि यहां पर एक तरीके से उसको एक तरीके से कॉम्पीट कर रहा था यूएसए को, ऐसा सोचकर उसने ऐसा किया, ठीक है। तो ये यहां पर इसकी वजह से दोनों कंट्री के बीच में झड़प हो गई। अब यहां पर दोनों कंट्री एक आमने सामने आ गई, हालांकि फिर आगे चले गई चीजें नॉर्मल हो गई, तो उस टाइम पर सिचुएशन काफी खराब हो गई थी, ठीक है। तो याद रखना, अगर बात करें आज के डेट में इक्वाडोर और जो कतर है वो यहां पर ओपेक कंट्री यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के ग्रुप से बाहर निकल चुकी है। 13 कंट्री है आज के डेट में यहां पर, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ में मोहम्मद बारकिंदो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में और इसको जो स्टार्ट किया गया ये 1961 में स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में ये बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं। फाउंडिंग मेंबर इराक, ईरान, इसी के साथ में कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला, ये इसके फाउंडिंग मेंबर है जिनके द्वारा ये ग्रुप स्टेब्लिश किया गया था। अब समझते हैं यहां पर जब सऊदी अरेबिया और यहां पर रसिया आमने सामने आ गए यहां पर, तो उस टाइम पर ऑयल जो था वो क्रैश हो गया क्योंकि डिमांड मार्केट में थी नहीं और मैसिव जो बेसिकली यहां पर प्रोडक्शन देखने को मिला, तो इसके चलते जो कॉस्ट थी वो काफी नीचे यहां पर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा सर्वे किया गया कि 70% जो बिजनेस क्लासिफाइड किया जाता है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, वो हमारी कंट्री के जो लोग हैं दुबई के अंदर में उनका बिजनेस देखने को मिलता है, इनके इंडियन नेशनल का बिजनेस देखने को मिलता है। लेबर काफी क्रिटिकल है इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, इसी के साथ में जो कन्वेंशन, हॉस्पिटलिटी और एयरलाइंस, तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट अभी यहां पर देखने को मिला जब से चीजें जो थी वो लॉकडाउन में चल रही थी। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्टिव प्लान्स के बारे में, जैसे यूएसए और यूएई बिजनेस काउंसिल की जो रिपोर्ट निकल कर आई उनके द्वारा बोला गया 4.6% जो कंट्री जीडीपी है वो नियरली 6 लाख जॉब क्रिएट करने का काम करती है, ठीक है। फॉरेन वर्कर काफी यहां पर फुलफिल किए जाते हैं, पर अभी अगर बात करें 30% ऑफ जो जॉब थी यहां पर लॉस्ट हो गई है। तो किसकी वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चली नहीं रही है, तो जॉब कहां से क्रिएट होंगी। तो इस तरीके से यहां पर इसको देखा जा रहा है। सऊदी अरेबिया के बारे में बात करें तो सऊदी अरेबिया
एक तरीके से कंज्यूमर स्पेंडिंग जो कर रही थी यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही थी यानी कि जो लोग खर्च कर रहे थे, वो भी 34% के करीब यहाँ पर अभी डाउन हो गया है, यानी कि 34% के करीब कंज्यूमर स्पेंडिंग सऊदी अरेबिया के अंदर डाउन हो गई है। इमीडिएट इफेक्ट के बारे में बात करें तो ऑयल प्राइस जो थे वो क्रैश हो गए यहाँ पर। तो इसके चलते जो क्राउन प्रिंस ये यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान है इसका, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन सलमान MBS के नाम से भी जानते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ने काफी अच्छा आइडिया रखा। इन्होंने क्या किया कि ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है और हम लोग को ऑयल के अलावा भी किसी दूसरी मार्केट में घुसना है। तो इनके द्वारा कई सारे प्लान किए गए। तो 500 बिलियन का एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी नियोन प्लान की बात इनके द्वारा की गई रेड सी के एरिया में। इसी के साथ में इनके द्वारा जो स्ट्रक्चरल एफर्ट जो चेंज करने की बात की गई सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के लिए। इसी के साथ में फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम था यहाँ पर उसके ऊपर फोकस किया गया, ताकि जो पेट्रो डॉलर है उससे दूर अपनी इकोनॉमी को किया जा सके और एक सही पैटर्न में अपनी कंट्री को लेकर चला जा सके। तो ये कई सारी बातें इनके द्वारा की गई, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, प्रॉब्लम कोविड-19 ने कई सारी चीजें थी उसके ऊपर पानी सा फेर दिया, ऐसा बोला जा रहा है। इंडिया के बारे में बात करें तो 60% जो हाइड्रोकार्बन रिक्वायरमेंट है वो हम लोग एशिया से खरीद कर लेकर आते हैं। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखेंगे तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुला, यूएई, यहाँ पर नाइजीरिया, ठीक है, तो नाइजीरिया, यूएई, ये कंट्री ऐसी है जहां से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल हम लोग खरीदते हैं। कच्चा तेल का मतलब क्या होता है, जब कच्चा तेल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं इसका मतलब बहुत सारी चीजें इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं, डीजल, पेट्रोल, अदर जो भी यहाँ पर चीजें होती हैं, उसमें से गैस भी, जो यहाँ पर LPG गैस हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें से निकाली जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें सबसे ज्यादा हम लोग वेस्ट एशिया से खरीदते हैं, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ में अगर बात करें जो इंडिया है 1.3 बिलियन सेव करती है अगर $1 पर बैरल के हिसाब से ऑयल का प्राइस डाउन हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर ऑयल का प्राइस जरा सा डाउन होता है तो हमारी कंट्री के लिए काफी फायदेमंद है। इसी के साथ में जो अगर बात करें तो लगभग $40 के करीब यहां पर बात की जा रही है कि आज की डेट में जो यहां पर प्राइस यहां पर चल रहा है। तो नेशनल लॉकडाउन का जो इंपैक्ट है यहां पर उसकी वजह से भी यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ज्यादा देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्राइस भी यहां पर डाउन हो गया, वरना हमारी कंट्री की खस्ता हालत इसको लेकर हो सकती थी। इंडिया के द्वारा कई सारी यहां पर एडवांटेज ली गई। लो प्राइस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिकली भी हम लोगों ने कई सारे जो रिजर्व थे उनको भरने की कोशिश की गई, ठीक है, खासकर आगे आने वाले टाइम में अगर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये बिल्कुल ऐसी है, घर से 10,000 रुपए आप लोग को मिल रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग 9,000 खर्च कर रहे हैं, 1,000 रुपए आप लोग सेव कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होने लगे तो हम लोग उसको यूज कर लेंगे उस टाइम पर। तो यही कुछ चीजें इंडिया के द्वारा की गई। तो कौन कौन से यहां पर जो कैपेसिटी है यहां पर बना रखे हैं, तो एग्जिस्टिंग जो यहां पर क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है वो कहां पर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलूर कर्नाटका और पादुर कर्नाटका, तो ये तो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। इसके अलावा और बनाई जा रही है, तो यहां पर यह है चंदीकोल उड़ीसा और पादुर कर्नाटका, तो ये भी यहां पर बनाई जा रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, सारे कोस्टल एरिया है, कर्नाटका, यहां पर आंध्र प्रदेश और ये हो गया उड़ीसा, तो इनमें यहां पर ये फैसिलिटी बनाई जा रही है। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में अगर कोई यहां पर लड़ाई होती है तो कम से कम हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रह सकेंगे, इनके ऊपर हम लोग को फोकस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ और बातें अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो जैसे आप लोग देखते हैं स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल फैसिलिटी जो है हमारी कंट्री में ये मैनेज की जाती है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ठीक है। ये यहाँ पर जो है बेसिकली स्पेशल पर्पज व्हीकल है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करता है, और यहाँ पर ये एक तरीके से वोलिस जो ओन सब्सिडी है यहाँ पर ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है, 2005 में इसको बनाया गया था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो हम लोग इस तरीके से इसको भी अपना डेवलप कर रहे हैं। बाकी इंडिया को अपना हिसाब कर चलना चाहिए थोड़ा सा, यानी कि जैसे वेस्ट एशिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो वेस्ट एशिया में अगर आप लोग बात करते हैं तो यूएई, अगर इन्वेस्टमेंट यूएई के बारे में बात करें तो यहां पर बात की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट फंड, वो वहां पर देखिए अगर कोई कंट्री का कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर रिटर्न अच्छा मिले। तो आप लोगों को सामने वाले को दिखाना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में रिटर्न काफी अच्छा मिल सकता है, तो हम लोग को उनको ऐसा ही माहौल प्रोवाइड कराना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 13 मई को यहाँ पर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर आई, जिससे चलते वेस्ट एशिया के जो इन्वेस्टर हैं उनके माइंड में क्लैरिटी आई और एक पॉजिटिव मैसेज गया कि हाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में बढ़ाना चाहते हैं। तो एक अच्छा माहौल यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भी थोड़ा सही डायरेक्शन में काम करें। इसी के चलते महाराष्ट्र में यहाँ पर ये 50 बिलियन का मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जिसमें सऊदी अरेबिया की अरमीको और यहाँ पर जो यहाँ पर आबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी यहाँ पर ये कमिट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 25 बिलियन तक का, ठीक है। इसी के साथ में फास्टैग बात की जा रही है, यहाँ पर मेजर स्टेक जो मुंबई एयरपोर्ट में है जेवीके, उसके जहां पर यूए की जो सोवरेन फंड है उसके इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो पॉजिटिव सिग्नल यहां पर जाता है। इसी के साथ में हम लोग को नेसेसरी स्टेप उठाने चाहिए ताकि एफडीआई जो है वो आसानी से हमारी कंट्री में आ सके, और जो वेस्ट एशियन कंट्री है उनकी प्रायोरिटी हो कि वो हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो कैसे पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा जब उनको ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर सबसे बड़ा फोकस करना चाहिए
जो भी माइग्रेशन आज के डेट में हमारी कंट्री में आ चुका है, तो उनको कैसे टैकल करना है। रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा आप लोग ये समझिए, अभी कुछ दिनों पहले तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया हमारी कंट्री में। तो कंडीशन यहां पर ये थी कि अगर इतना अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हमारी कंट्री में है, तो यहां पर ये समझिए अब बाहर से जो स्किल्ड लेबर फोर्स और सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स ही आ रही है, तो इनको हम लोग कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये तो वरी का रीजन हो गया, तो इसके बारे में सोचना काफी जरूरी है। स्किल्ड जो वर्कर हैं वो एक तरीके से अराइव हो रहे हैं, तो उनका डेटाबेस तैयार करना चाहिए, जिसको बोला गया स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। इसी के साथ में हम लोग को जो रिटर्न वर्कर हैं एक तरीके से उनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। देखिए बेसिकली क्या है कि हम लोग जो आज के फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी है उनको भी थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ताकि वो भी जॉब प्रोवाइड करा सकें, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर काफी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें यहां पर फोकस में देकर चलेंगे, तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग यहां पर निकाल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, तो हल्का सा आइडिया के बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है कॉल ऑफ एक्शन के बारे में। बेसिकली आज के डेट में हमारी कंट्री में कोविड-19 से रिलेटेड जो केस टेस्ट किए जा रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो बेसिक फंडा यहां पर क्या है? बेसिक फंडा यहां पर ये कि जो यहां पर अगर बात करें एक टेस्ट के बारे में बात की जा रही है, ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये एल्सा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनेसी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली टेस्ट होता है, ये कॉमनली टेस्ट यहां पर डिटेक्ट किया जाता है एंटीबॉडी इन ब्लड। एंटीबॉडी क्या होती है? जो ब्लड में जो नेगेटिव चीज होती है एक तरीके से समझिए उसके साथ में लड़ने का काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, एंटीबॉडी जो होती है एक तरीके से प्रोटीन प्रोड्यूस करती है ताकि इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जा सके, और हार्मफुल सब्सटेंस जिनको एंटीजन बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंटीजन नेगेटिव होते हैं और जो एंटीबॉडी होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहां पर एंटीजन जो होते हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है एंटीबॉडीज के द्वारा। ये तब होगा जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो अभी कंडीशन क्या देखने को मिल रही है? कंडीशन यहां पर ये देखने को मिल रही है कि आईसीएमआर के द्वारा यहां पर कई सारे एरिया में स्टडी की गई है। तो स्टडी करने के बाद में 2 टेस्ट हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। पहला टेस्ट यहां पर ITRT-PCR टेस्ट बोला जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन, यानी कि PCR टेस्ट, ठीक है। एक है यहां पर सीरोलॉजिकल या फिर एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। तो जो एंटीबॉडी वाला टेस्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पर हाँ एक आइडिया लग जाता है कि जो यहां पर बेसिकली कोविड-19 जो है बेसिकली इसका जो वायरस है वो कितना फैल रहा है। पर फिर भी बहुत सारे एरिया आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे कि इस टेस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते, यानी कि कई सारे जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि कई सारे एरिया में जो लोगों को नहीं है तो वहां पर भी आप लोगों को पॉजिटिव नजर आते हैं, और कई सारे एरिया को इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता चलती है। लीजिए मुझे कोविड-19 की बीमारी हो गई, ठीक है। तो यहां पर टेस्ट कराया, टेस्ट में दिख गया कि कोविड-19 नहीं है, तो मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। फिर और ज्यादा तबियत खराब हो गई, तो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीजें तब पता चल रहा है कि यार ये तो वास्तव में यहां पर बीमारी थी। तो कैसे फिर उसका सॉल्यूशन निकालें? तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो बोला जा रहा है काफी सारे ऐसे लोग हैं आज के दिन में हमारी कंट्री में जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है आईसीएमआर के द्वारा। उसके द्वारा जब यहां पर स्टडी की जाती है तो ये बातें यहां पर इसके द्वारा बताएगी कि बहुत सारे लोग जो हैं आज के डेट में ऐसे भी हैं जो कि ना एक तरीके से कोविड-19 के एक्सपोजर में आते हुए भी उनको कोविड-19 बीमारी लग सकती है, जैसी सिचुएशन देखने को अभी मिल रही है। तो घुमा फिरा के बात ये आती है कैसे आप लोग इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अभी दिल्ली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारी ऐसी चीजें थी यहाँ पर डिक्रीज कर दी गई है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही थी, ठीक है। ये है इसके बारे में जो आप लोग आइडिया रखेगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है, ये है यहाँ पर दस्त ए मार्गो, ठीक है। तो डेजर्ट के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो बोला जा रहा है कि ये कहाँ पर है, तो बोला जा रहा है यहाँ पर ये हेलमंड, और इसी के साथ में ये है यहाँ पर निमरूज इन पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये दस्त ए मार्गो का मतलब है यहाँ पर ये डेजर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो इसके पास में यहाँ पर ये, और इसका मतलब होता है यहाँ पर डेजर्ट ऑफ डेथ, यानी कि लाइफ का डेजर्ट नहीं है, डेथ का डेजर्ट है, ठीक है। तो दस्तों का मतलब एक तरीके से प्लेन, एक तरीके से ये बेसिकली जो बोला गया है, तो यहाँ पर दस्त का मतलब है DAST, ठीक है, DASHT, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लांट, ठीक है। तो मार्गो का मतलब है डेथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर आप लोग लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर को तभी लाइक करना है अगर आप लोगों को पसंद आया, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। पीडीएफ यहां से जाकर इसकी डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।